आज हम लोग 10वीं क्लास के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को शुरू करेंगे, जिसमें आज हम आपको अर्थशास्त्र के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो फिर आप लोग बेझिझक उसका जवाब भी दे सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। और यही दो चीज़ के बारे में हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था क्या है और इसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, और यह वाला प्रश्न बार बार लघु तरीये में भी पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा एक परिभाषा होगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। यानी कि जो भी कार्य हमारे दैनिक जीवन में होता है, जो भी आर्थिक क्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में संपन्न होती है, वही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि कार्य हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार इत्यादि। यानी कहने का मतलब कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सारे आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही संपादित होती है। तो इसका परिभाषा आप लोग ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। और यह न केवल वस्तुओं एवं सेवाओं को संपादित करती है बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है यह रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है ताकि वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। वे कहने का मतलब कि जो मानव होते हैं वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इसके लिए जो अर्थव्यवस्था है वह रोजगार का भी सृजन करती है, यानी कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। तो उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था कहने का मतलब तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं या फिर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब यही होता है कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में किसका कैसा विभाजन है। यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है अर्थव्यवस्था के आधार पर, यानी कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। तो चलिए हम लोग यहीं पर जान लेंगे कि आर्थिक क्रियाएं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यानी कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अब हम लोगों को यहाँ पर यह देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में खेती से जुड़ा हुआ हर एक चीज आता है। जैसे कृषि कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया और मछली पालन हो गया। यानी कि यह सभी चीज जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम लोग द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं। उद्योग क्षेत्र कहने का मतलब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। यानी कि कुटीर उद्योग भी होते हैं जो छोटे पैमाने पर किया जाता है, लघु उद्योग होते हैं जो कुटीर से थोड़ा सा बड़े पैमाने पर किया जाता है, मध्यम उद्योग होता है जो और थोड़ा सा बड़े पैमाने पर किया जाता है, और एक बहुत बड़ा उद्योग होता है जो कि बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग।
उद्योग। तो जो उद्योग होते हैं वह द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा जो निर्माण कार्य होता है वह भी द्वितीयक क्षेत्र में ही आता है। गैस एवं बिजली का जो उत्पादन होता है यह भी द्वितीयक क्षेत्र में ही आता है। तो इस प्रकार से विभाजन किया गया है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। उसके बाद हम लोग चलते हैं तृतीयक क्षेत्र की ओर। तो तृतीयक क्षेत्र में सिर्फ सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया और भी अन्य सेवाएं। जैसे डॉक्टर भी जो हो गया वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, इसलिए डॉक्टर भी तृतीयक क्षेत्र में आएगा। अगर हम लोग मास्टर की बात कर लें यानी कि टीचर की बात कर लें तो टीचर भी एक प्रकार का सेवा का कार्य ही कर रहा है, इसलिए एक शिक्षक भी तृतीयक क्षेत्र में ही आएगा। आप लोग यहां से समझ लीजिए, इस ग्राफ के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यह वाला ग्राफ आपके किताब में ही दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। तो अभी हम आपको बताएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। और यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहला कृषि क्षेत्र हो गया, उसके बाद दूसरा पशुपालन हो गया, उसके बाद तीसरा वन हो गया और चौथा क्या हो गया, मछली पालन हो गया। उसी प्रकार से आप लोग यहां पर द्वितीयक क्षेत्र को देख लीजिए कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहला हम आपको बताए थे उद्योग क्षेत्र, और उद्योग क्षेत्र में भी कौन कौन सा उद्योग आता है, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, 4 प्रकार के, लघु, कुटीर, मध्यम और बड़े उद्योग। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में आता है निर्माण क्षेत्र और उसके बाद आता है गैस एवं बिजली वाला क्षेत्र। तो यह सारे क्षेत्र जो हैं वह द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद तृतीयक क्षेत्र में आता है बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं, यानी कि यह जितने सारे भी क्षेत्र हैं यह तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है कि द्वितीयक क्षेत्र में कि तृतीयक क्षेत्र में। तो आपको बताना है कि जो मत्स्य पालन यानी कि जो मछली पालन है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो निर्माण उद्योग होता है वह द्वितीयक में आता है कि तृतीयक में, तो आपको बताना है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो परिवहन होता है वह कौन से क्षेत्र में आता है, तो यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। जो डॉक्टर होता है वह कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहां से हम लोग विस्तार पूर्वक भी जान लेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। और यह वाला जो पेज है आपके किताब का ही पेज है, आपके बुक में भली भांति यह देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि कृषि कार्य से संबंधित जितने सारे भी कार्य होंगे वह सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज आएंगे, तो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे व्यापार आते हैं। तो अब आप लोग यहां से प्राथमिक क्षेत्र के बारे में ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तो अभी हम आपको बताएं कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि उद्योग धंधों से संबंधित जितने सारे भी क्षेत्र होते हैं वह द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। जैसे खनिज व्यवसाय होगा, निर्माण कार्य हो जाएगा। अब आप लोग निर्माण कार्य कहने का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, जैसे आपका घर बनता है तो घर भी एक निर्माण कार्य के अंतर्गत ही आता है, तो वह भी द्वितीयक क्षेत्र में ही आ जाएगा। उसके बाद जन उपयोगी सेवाएं, यानी कि जो लोगों को सेवा का अवसर दे, जैसे गैस एवं बिजली आदि, ऐसे तो तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। लेकिन सेवा क्षेत्र कहने का मतलब जैसे डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, इस प्रकार से जितने सारे भी सेवा क्षेत्र होते हैं वह तृतीयक क्षेत्र में आता है। लेकिन जो जन उपयोगी सेवाएं, यानी कि जो लोग जिसका उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, तो यह सभी द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि जो भी कुछ लोगों के द्वारा उपयोग किया जाए वह सभी द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। यानी कहने का मतलब कि निर्माण कार्य से लेकर के उद्योग धंधों से लेकर के और जो भी जन उपयोगी सेवाएं हैं जिसका लोग धड़ल्ले से उपयोग करते हैं वह सभी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद एक लास्ट में बच जाता है तृतीयक क्षेत्र। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह वाला चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि सेवा क्षेत्र
किस क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कि द्वितीयक क्षेत्र को कि तृतीयक क्षेत्र को। तो आपको बताना है कि सेवा क्षेत्र जो है वह तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जितने सारे भी चीज आएंगे वह सेवा क्षेत्र में ही शामिल होगा। जैसे बैंकिंग एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि जितने सारे भी क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं, यह सभी जो है वह तृतीयक क्षेत्र में ही आते हैं। तो इस प्रकार से अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पर जो 3 लाइन है इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। यह 3 बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और कितने प्रतिशत लोग द्वितीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं और कितने प्रतिशत लोग तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1901 ईस्वी के अनुसार 63.6% लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए थे। यानी कि 1901 ईस्वी के अनुसार 63.6% लोग ऐसे थे जो कि कृषि कार्य में संलग्न थे। वहीं अगर 1947 की बात किया जाए तो 58.7% लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए थे। और यदि हम लोग 2007 की बात करें तो सिर्फ इसमें 22.0% लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। यानी कहने का मतलब कि कृषि कार्य करने वाले की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। वहीं अगर हम लोग द्वितीयक क्षेत्र की बात कर लें यानी कि उद्योग क्षेत्र की बात कर लें तो 1901 ईस्वी में इसमें 12.7% लोग थे। अगर हम लोग 1947 की बात करें तो 2% का वृद्धि हुआ और 14.3% आ गया। और यदि 2007 की बात करें तो 22% हो गया। और यदि हम लोग सेवा क्षेत्र की बात करें या फिर तृतीयक क्षेत्र भी जिसको बोलते हैं तो 1901 ईस्वी में इसमें 23.7% लोग थे। वहीं 1947 ईस्वी में 27% लोग थे और वहीं 2007 ईस्वी में 56% लोग सेवा क्षेत्र में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग यह वाला चार्ट भी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब विस्तार से हम आपको इन तीनों के बारे में बताएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछ दिया जाए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है तो इसके बारे में तो अब आप लोग बता देंगे। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है तो यह भी आप लोग बता देंगे कि 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब उसके बाद आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है कि 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बारी बारी से हम आपको इन तीनों के बारे में बताएंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी कि टोटल प्राइवेट होता है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी संपत्ति होता है, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, उसका मालिक कौन होता है तो निजी व्यक्ति होता है। उसे ही हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में जितने सारे भी अर्थव्यवस्था हैं वह सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले 2 देश का नाम बताएं। तो आप लोग यहां पर जान लीजिएगा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है। अगर हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। यानी कि जो भी संपत्ति देश के सरकार का है वह सभी समाजवादी अर्थव्यवस्था में आएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो चीज सरकार का होता है उसका उपयोग हमेशा समाज के लिए होता है, सामाजिक कल्याण के लिए होता है। इसलिए जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है इसका उपयोग भी हमेशा सामाजिक कल्याण के लिए ही किया जाता है। और यह कौन कौन से देश में लागू है तो चीन में लागू है और क्यूबा में। इस प्रकार से और भी देश हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चीन और क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर अभी तक हम आपको 2 अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिए,
पूंजीवादी, जिस पर कि निजी व्यक्ति का हक होता है, समाजवादी, जिस पर कि सरकार का हक होता है, और तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीवादी तथा समाजवादी, यह दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से समझिएगा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है वह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। अब चलिए इसके बारे में और हम आपको अधिक विस्तार रूप से बताते हैं कि आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। और देखिए, जिस प्रकार से हम आपको बताए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मालिक होता है वह कोई निजी व्यक्ति होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो मालिक होता है वह सरकार होता है। और यदि हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर लिया जाए तो इसका जो मालिक होता है वह निजी व्यक्ति भी होता है और देश की सरकार भी होती है। यानी कहने का मतलब कि दोनों का मिश्रण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसलिए इसका नाम पड़ गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, यानी कि भारत में कुछ चीज ऐसे हैं जिस पर कि निजी व्यक्तियों का अधिकार है और कुछ चीज ऐसे हैं जिस पर कि सरकार का अधिकार है। तो इस प्रकार से आप लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में भी समझ गए होंगे। और यह तो हम आपको किताब से बताए, यहां पर नोट्स के माध्यम से भी आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिसमें पूंजीवादी के बारे में हम आपको बताए कि जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और इसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, यानी कि इस पर निजी व्यक्ति का हक होता है। उसके बाद हम आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताए कि जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो चीन हो गया और क्यूबा हो गया। इसका उपयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए किया जाता है। और उसके बाद तीसरा हम आपको बताए मिश्रित अर्थव्यवस्था कि इसका उपयोग पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लिए होता है। कहने का मतलब कि इस पर पूंजीवादी का भी हक है, यानी कि किसी निजी व्यक्ति का भी हक है, और समाजवादी कहने का मतलब कि सरकार का भी हक है। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिस पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का हक होता है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आपको ध्यान रखना है कि चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहां पर अभी तक हम आपको अर्थव्यवस्था का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह यही है अर्थव्यवस्था का विकास, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था तथा इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के विकास में मुख्य रूप से 2 चीज का योगदान है, जिसमें सबसे पहला योगदान है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास तभी हो पाया जब आर्थिक विकास हुआ और मौद्रिक विकास हुआ। तो अब हम लोग यहां से बारी बारी से पहले आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मौद्रिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको आर्थिक विकास के बारे में पूरा कंप्लीट करा देंगे और अगले वीडियो में हम आपको मौद्रिक विकास के बारे में बता देंगे। तो आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आर्थिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है, क्योंकि चूंकि हम लोग आर्थिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज तक कोई भी ऐसा अर्थशास्त्री नहीं हुआ जो आर्थिक विकास का परिभाषा सटीक रूप से दे पाया है। यानी कहने का मतलब कि आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी ज्यादा मतभेद है, लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हुए जो कि आर्थिक विकास का परिभाषा दिए। तो हम लोग जो कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक विकास का परिभाषा दिए उसी को पढ़ लेते हैं। यानी कि अभी तक इसका कंफर्म परिभाषा नहीं निकल करके आया है, लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसका परिभाषा दिए हैं। तो चलिए हम लोग उसी को पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर रोस्टोव। तो सबसे पहले हम लोग प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार
आर्थिक विकास का परिभाषा देखेंगे। तो प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास के बारे में बताया कि आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच का संबंध है। यानी श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, यानी कि जिस प्रकार से लोग अपने परिश्रम को बढ़ा रहे हैं, अपने मेहनत को बढ़ा रहे हैं, तो उसकी दर, और जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है उसकी दर, और दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है उस प्रकार से लोग परिश्रम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी के बीच संबंध को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। यह किनके अनुसार था? तो प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार। और एक दूसरे अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन। तो अब हम लोग प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास का परिभाषा जानेंगे। तो चलिए हम लोग प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास का परिभाषा जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि उनसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा थोड़ा इनका हो गया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग यहां से दोनों परिभाषा को जरूर ध्यान रखेंगे। हालांकि यह चीज परीक्षा में ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग जानकारी के लिए इसे जरूर याद रखेंगे। और जस्ट इसके बाद जो प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं यह आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि सतत विकास क्या है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, अनेक वर्ष यह चीज पूछा गया है कि सतत विकास क्या है। यानी कि करीब करीब हर एक वर्ष यह चीज पूछा जाता है कि सतत विकास क्या है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए यह प्रश्न जो है वह VVI क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सतत विकास क्या है। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। कहने का मतलब कि हम लोग विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग नुकसान करके विकास करें। कहने का मतलब कि सिर्फ हम लोग अपना फायदा देखें और हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है उसका फायदा हम लोग बिल्कुल न देखें। तो सतत विकास हमें यही कहता है कि आप विकास करिए, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसको ध्यान में रख करके करिए। जैसे कहने का मतलब कि हम लोग कोयला का उपयोग कर रहे हैं, तो कोयला सीमित मात्रा में है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही कोयला का उपयोग कर सकें, आप अपने पूरे जीवन में कोयला का भंडार ही समाप्त कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर आज कोयला का उपयोग आप कर रहे हैं तो आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी कोयला को रहने दें, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी भी, यानी कि हमारी भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। और सतत विकास यही कहता है कि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके जो विकास किया जाता है उसी को सतत विकास बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सतत विकास कहने का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि योजना आयोग क्या होता है। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन जरूर पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, या फिर योजना आयोग का प्रधान कौन होता है, या फिर योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस 3 प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर पूछेगा। आप लोग इस बात को लिख करके रख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में प्लानिंग कमीशन बोला जाता है। यानी कि एक ऐसा कमीशन जो कि सिर्फ प्लानिंग तैयार करे, यानी कि योजना तैयार करे, तो उसी को बोला जाता है योजना आयोग। तो किस चीज का प्लानिंग तैयार करे, तो चलिए इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं कि भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले को योजना आयोग कहते हैं। यानी कि भारत में आने वाले 5 वर्षों में किस प्रकार से आर्थिक विकास होगा, इसी का प्लानिंग तैयार करने वाले कमीशन को योजना आयोग बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि अभी 2022 चल रहा है, यह जो योजना होता है वह पंचवर्षीय होता है, यानी कि हमेशा 5 साल पर होता है। जो पिछले बार हुआ था वह 2017 में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2017
2017 से लेकर के 2022 तक आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सा काम होगा, यह तय कौन करता है? योजना आयोग करता है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग का जो प्रधान होता है वह वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, यानी कि देश का जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग कहते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को पहली बार हुआ था। तो यह चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भारत में योजना आयोग का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था, तो आप लोग को ध्यान रखना है 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी ही योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे, और सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए योजना आयोग के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही देश के पहले प्रधानमंत्री थे और इनके राज्य में ही, यानी कि इनके शासनकाल में ही योजना आयोग का गठन हुआ था। इसलिए प्रथम अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने। तो योजना आयोग से एक प्रश्न तो हर हाल में पूछेगा, आप लोग इतना तो कन्फर्म रहिए। तो आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना हुआ वह कब से कब तक पहला हुआ, कब से कब तक दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और अभी जो वर्तमान पंचवर्षीय योजना चल रहा है वह कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई वह 1951 से लेकर के 1956 तक हुआ, क्योंकि 1950 ईस्वी में तो इसको लागू ही किया गया, इसका गठन ही किया गया 1950 ईस्वी में, लेकिन लागू हुआ 1951 ईस्वी में। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वह 1951 से 1956 तक चला। याद करना काफ़ी आसान है, बस आप लोग शुरू वाला याद रखिए और उसमें 5 साल जोड़ते चल जाइए, क्योंकि नाम ही है पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 वर्ष वाला योजना। तो अगर 1951 में शुरू हुआ तो अंत कब होगा? 1956 में। उसी प्रकार से जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह 1956 से शुरू हुआ और 1961 तक चला। उसी प्रकार से तीसरी पंचवर्षीय योजना हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ, पांचवी पंचवर्षीय योजना हुआ, छठी पंचवर्षीय योजना हुआ, और उसी प्रकार से 7वीं पंचवर्षीय योजना हुआ। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना हुआ वह 1985 से लेकर के 1990 तक चला। हम यहाँ पर लगातार नहीं लिखे हैं क्योंकि आपकी किताब में भी लगातार नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर पहली, दूसरी के बाद 7वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं है, क्योंकि अभी जो वर्तमान पंचवर्षीय योजना चल रहा है वह 13वीं पंचवर्षीय योजना ही चल रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 से 1961, 7वीं 1985 से 1990, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 2017 और 13वीं 2017 से 2022 तक चलेगा। यानी कि अभी वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है, और अभी जो योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं वह श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, यानी कि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वही हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो अब आप लोग योजना आयोग कहने का मतलब भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपके पास योजना आयोग से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए, आपकी किताब में भी इस प्रकार का एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ, दूसरी कब हुआ, 7वीं कब हुआ, 10वीं कब हुआ और 11वीं कब हुआ। यहाँ पर 11वीं तक ही दिया हुआ है, लेकिन 12वीं भी बीत गया और 13वीं अभी वर्तमान में चल रहा है, जो कि 2022 में खत्म होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी हम आपको बताए योजना आयोग के बारे में, लेकिन उसके बाद एक चीज और गठन हुआ जिसका नाम पड़ा राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी कि योजना आयोग का गठन तो प्रधानमंत्री के लेवल पर हुआ, यानी कि केंद्र सरकार के लेवल पर हुआ, लेकिन उसको लागू करने के लिए, उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकार का भी इन्वॉल्व होना काफी जरूरी है। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, कहने का मतलब कि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका नाम दिया गया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद
परिषद क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया और इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया। यानी कहने का मतलब कि इसका गठन इसलिए किया गया जो कि योजना आयोग बना है उसके साथ तालमेल हो और योजना आयोग का सहयोग करे। यानी कहने का मतलब कि जो काम केंद्र सरकार कर रही है उसमें राज्य सरकार भी योगदान करे, इसी के लिए ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जिसको शॉर्ट में एनडीसी बोलते हैं, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एनडीसी का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। जिस प्रकार से अभी हम आपको बताएं कि योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष वही होते हैं जो वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में राष्ट्रीय विकास परिषद के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? श्री नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष अभी बिहार में कौन है? नीतीश कुमार ही है। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का जो कार्य होता है वह योजना आयोग का है, और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होता है, यानी कि अप्रूव होता है। यानी कि राज्य सरकार को यहां से अप्रूव करके भेजना पड़ता है केंद्र सरकार के पास, यानी कि योजना आयोग के पास। यानी कहने का मतलब कि राष्ट्रीय विकास परिषद ही अप्रूव करके देता है योजना को, तभी वह केंद्र सरकार के पास जाता है, यानी कि योजना आयोग के पास जाता है, और कोई भी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग योजना आयोग का मतलब भी समझ गए होंगे और राष्ट्रीय विकास परिषद कहने का मतलब भी समझ गए होंगे। तो आपको हम अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बता रहे थे उसमें हम आपको दो चीज बताए थे, पहला आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद आता है मौद्रिक विकास। तो अगले क्लास में हम आपको मौद्रिक विकास के बारे में ही बताएंगे और मौद्रिक विकास से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा हम किताब से भी आपको बताएं और थोड़ा नोट्स के माध्यम से भी बताएं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। लेकिन आपको एक एक बात अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, चाहे किताब का हो या फिर नोट्स का हो, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह क्लास काफी अच्छा लगा होगा, मजे से आप लोग क्लास किए होंगे, एक एक बात आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।